जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। क्लास 12th में हैं और अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं। पूरा जितना लेसन है 13 लेसन तक सारा का सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा 100% गारंटी के साथ। और जो लोग ये कमेंट में बोलते हैं कि अगर नहीं आए तो मैं गारंटी लेकर बोलता हूँ, जो मैं आज लिखा हूँ क्या, जो मैं लिखा हूँ इसको देख लीजिएगा। इसके बाद एक वीडियो जो अभी देखिए क्या क्या मिलेगा आपको आगे, और क्या क्या अभी एक वीडियो पहले पड़ा है उसको भी देख लीजिएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, इसके बाहर से आ ही नहीं सकता। जो भी लोग बोलते हैं कि इसके बाहर से आ गया, तो कैसे आ जाएगा यार, सिलेबस के बाहर से आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। सो इसलिए आपको जितना मैं बताने जा रहा हूं अभी और आज तुरंत, उसको ध्यान से देखिएगा। 100% आपको सफलता मिलेगी, 100%। इससे बाहर आएगा ही नहीं, क्या आएगा ही नहीं। अभी तक आप नहीं पढ़ाई की हो, कोई ट्रिक नहीं लगाना, क्या कोई ट्रिक नहीं लगाना, आपको तैयार कर लेना। अभी आपके समय पास समय है। मैं क्या क्या सारा कंप्लीट कराने वाला हूँ, क्या क्या कंप्लीट कराने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा। टेंशन मत लो, लेकिन टेंशन ना लेकर पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या पढ़ाई पर ध्यान दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिएगा, ठोस अवस्था लेसन है, बिलियन है। 30% जो सिलेबस आपका कम हुआ है उसको देखते हुए नहीं लिखा हूं, ठीक है। 30% सिलेबस काट दिया हूं। वैद्युत रसायन यानी कि जितना यूपी बोर्ड के लिए है उतना मैं बता रहा हूं। रासायनिक बलगत की पृष्ठ रसायन, पी ब्लॉक के तत्व, और इसी प्रकार से 7वां लेसन है आपका, देख लीजिए। डी एंड एफ ब्लॉक, उपसह संयोजक, हेलो एल्केन तथा हेलोएरिन, एल्कोहल, फिनाल और ईथर, हेलिफैटिक तथा एरोमेटिक, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रो जन युक्त कार्बनिक यौगिक, जैव अणु। इतना लेसन आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। रिएक्शन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टोटल जितना भी रिएक्शन है सारा मैं करा दिया हूं, ऑलरेडी करा दिया हूं। अभी सिर्फ 2 वीडियो इसके बाद जो रहेगा बहुत तगड़ा तगड़ा, क्या बहुत तगड़ा तगड़ा 2 वीडियो और रहेगा, उसको देख लेना। आपको मैं गारंटी लेकर कहता हूं, क्या मैं एकदम गारंटी लेकर कहता हूं कि आपका 100%, 70 में कितना, 70 में 65 नंबर कोई नहीं काटेगा। गारंटी लेकर कहता हूं यार, गारंटी। अब इससे क्या ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल बेसिक से जल्दी देखो, बिल्कुल आसान तरीके से। बीच में छोड़कर अगर आप चले गए, क्या बीच में अगर छोड़ के चले गए फिर आपको हानि होगी। तो बीच में मत छोड़ के जाना, स्पीड थोड़ा तेज कर सकते हो, लेकिन लास्ट तक जरूर देखना, क्या लास्ट तक देखना। क्या क्या कवर करने वाला हूं, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, ये सभी चीजें कवर करने वाला हूं। क्या क्या, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय। कितने नंबर वाला, 1 नंबर वाला, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। प्रयोगशाला विधि वाला क्लियर करने वाला हूं। जो आने वाला 1-2 वीडियो और है उसको भी देख लेना बस। मैं गारंटी लेता हूं, क्या मैं गारंटी लेता हूं 65 नंबर आपका कहीं नहीं गए हैं। क्या 65 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए हैं। बहुत आसान है, क्या बहुत आसान है। लग जाइए, जुट जाइए। न्यूमेरिकल का वीडियो भी आपके लिए लाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बस सिर्फ कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, 4-4 रहेगा। तो अध्याय 1 से पूरा अध्याय आज पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। बहुविकल्पी के लिए काम ही खत्म कर दे रहा हूँ, क्या काम ही खत्म कर दे रहा हूँ बहुविकल्पी का। देखिए NaCl, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। NaCl ध्यान से देखिए, आराम से बताऊंगा, टेंशन मत लेना है, क्या टेंशन आपको नहीं लेना है। NaCl में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है, फ्रेंकल दोष, साटकी दोष, चालक दोष की अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या आप सुने हो पहले आज तक? शायद नहीं, क्या शायद नहीं सुने हो। लेकिन 60 की दोष ज्यादा है तो Na क्या देता है, प्लस देता है, और Cl क्या देता है, माइनस देता है। तो क्या है, NaCl किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है, फ्रेंकल दोष, ठीक है। तो ये वाला सही हो गया। प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपका क्या है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, अक्रिस्टलीय है कि आणविक ठोस है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि आप कहा गया इसमें प्लास्टिक है, यानी कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि परिवर्तित होता है कि अपरिवर्तित होता है। ध्यान से सुनिए, किस चीज के लिए कह रहा हूं, फ्रेंकल दोष, क्या फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, क्या होता है, अपरिवर्तित, क्या अपरिवर्तित होता है, ठीक है। क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। किसी क्रिस्टल के इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 4 है तो क्रिस्टल की संरचना, मैं इसलिए इसी वक्त बता दे रहा हूँ, SCC, BCC, FCC तीनों की संकुलन दक्षता जो क्षमता होता है उसको क्लियर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वो क्लियर हो जाएगा तो ये चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्या ये तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखिए, किसी क्रिस्टल की इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 4 होती है तो किसकी होती है, FCC की। जो परमाणुओं की संख्या होता है वो कितना लिया जाता है, 4 लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 4 लिया जाता है। फ्रेंकल तथा साटकी
दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। यानी कि जो फ्रेंकल होता है और साटकी, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रेंकल तथा साटकी दोनों दोष, ठीक है, फ्रेंकल भी और साटकी, ठीक है, दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। कौन सा है? NaCl है कि आपका KCl है या आपका CHCl है, AgBr है। आप भी कमेंट करके बताइए, क्या आप भी कमेंट करके बताइए क्या होता है? AgBr होता है। क्या होता है? AgBr होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है? भाई जब भी तनुता बढ़ेगा तो विशिष्ट चालकता अपने आप ऑटोमेटिक क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो ये तो बड़ा सिंपल रहा। क्या बड़ा सिंपल रहा? जब भी आप तनुता बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अपने आप विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगा? बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई सालों से पूछ रहा है, जो लगातार मैं 4 क्वेश्चन बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में कौन सही है? 4 विकल्प रहेगा, टी हाफ प्रोपोर्शनल 2/a या टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/a, टी हाफ प्रोपोर्शनल a/0, टी हाफ प्रोपोर्शनल a²। इसमें से आपका कौन सा सही है? क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। अब ध्यान दीजिए किसके लिए पूछ रहा है? प्रथम कोट के लिए पूछ रहा है। जब भी प्रथम कोट के लिए पूछेगा तो तुरंत जो रहेगा a⁻0 याद कर लेना। क्या? टी हाफ प्रोपोर्शनल a⁻0 होता है। समझ में आ गया कि नहीं? है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, किसके लिए? प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? टी हाफ प्रोपोर्शनल a⁻0। क्लियर। अगला है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान, यानी कि जो के का फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल आएगा आपके एग्जाम में, बता दे रहा हूं। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक के का समीकरण, यानी कि के का फॉर्मूला, ध्यान से सुनिए, किसके लिए पूछ रहा है? फॉर्मूला पूछ रहा है। तो क्या होता है? के बराबर 2.303 बाई टी log बेस 10 a/a-x। यही आपका क्या है? सही है। क्या? यही आपका सही है। बाकी सारे क्या हैं? आपके गलत हैं। भैया पहली बात याद कर लीजिएगा कि 2.303 होता है और एकदम सिंपल में टी रहता है। ध्यान दीजिए, 2.303/t log बेस 10 a/a-x। याद कर लीजिए, कोई स्क्वायर इसमें नहीं लगा रहा था। पहली बात तो इसमें देखिए स्क्वायर लगा है, गलत हो गया। तो कोई भी स्क्वायर नहीं रहता, एकदम सिंपल में लिखा रहता है, ऊपर भी a नीचे भी a, इसमें से x घटा रहता है। याद ये रखिएगा कि 2.303 होता है। क्या? 2.303 होता है। तो ये भी आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। शून्य कोटि की अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या मैं बोल रहा हूं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग या दर नियतांक का मात्रक। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या मैं क्या बोल रहा हूं? शून्य कोटि बोल रहा हूं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग या दर नियतांक का मात्रक क्या है? तो क्या होता है भैया? मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये सही है। अगला है dx/dt की इक्वल टू a⁻0 की अभिक्रिया की कोटि। ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? इसकी कोटि क्या है? भाई 0 है तो शून्य है तो शून्य लिख दो, 0 है तो लिख दो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसके लिए पूछ रहा है? शून्य कोटि के लिए। तो भाई ये तो बहुत आसान है, टी हाफ प्रोपोर्शनल है, यही तो होता है ना भैया, टी हाफ प्रोपोर्शनल है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखिए यहाँ पर है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही? क्या होता है? टी हाफ प्रोपोर्शनल ए सही है। क्या? टी हाफ प्रोपोर्शनल ए सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन क्या है? एक शून्य कोटि, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया के a+b के लिए वेग दर है, इसका दर बताना है आपको। क्या होता है? दर यही तो है ना, दर इक्वल टू के a⁻0 b⁻0, दोनों का क्या होता है? मान बराबर होता है शून्य कोटि के लिए। ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध, किसमें किसमें संबंध पूछा है? अर्ध आयु काल में संबंध पूछा है। किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए। क्या होता है? क्या क्या होता है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्या क्वेश्चन को रिपीट करके एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या एक बार पढ़ लीजिए, क्या होता है इसका फॉर्मूला? टी हाफ इक्वल टू 0.693/k होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक, किसके? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। क्या? सेकेंड -1। ठीक है। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? ध्यान से देखिए, वेग स्थिरांक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा? जब भी ताप बढ़ाएंगे,
क्या, जब भी वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया शून्य कोटि अपक्रिया नहीं है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी अपक्रिया है जो शून्य कोटि की अपक्रिया नहीं है। सो भैया पढ़ लेंगे। और नीचे वाला आपका है H2+Cl2 स्टेंस टू 2HCl, जो है क्या है, ये शून्य कोट की अपक्रिया नहीं है। क्या, शून्य कोट की अपक्रिया नहीं है। इसमें से एक न्यूमेरिकल आपके लिए एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट पेज में, टेंशन मत लो, क्या टेंशन मत लो, अभी तक लाइट नहीं की है तो कर दो। अब अगला नेक्स्ट पेज है आपका, निम्न में द्रव विरोधी कोलाइड है। गोंद क्या द्रव विरोधी है, गंधक क्या द्रव विरोधी है, जिलेटिन है, स्टार्च है। बताओ द्रव विरोधी का क्या होता है, गंधक। गंधक क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड होता है। निम्नलिखित में से जल विरोधी कोलाइड। अब द्रव विरोधी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जल विरोधी भी पता होना चाहिए ना भैया। मैंने द्रव विरोधी तो पढ़ लिया, क्या अब हमें क्या जल विरोधी भी जानना जरूरी है। तो जल विरोधी क्या होता है, जल विरोधी आपका होता है स्टैनिक ऑक्साइड। क्या, स्टैनिक ऑक्साइड जो है ये जल विरोधी कोलाइड है। कोलाइडी को शुद्ध करने की विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोलाइडी को शुद्ध करने की विधि है, यानी कि किसके द्वारा, अपोहन विधि द्वारा हम कोलाइड को शुद्ध करते हैं। आप पढ़े होंगे जरूर से, क्या आप पढ़े होंगे कोलाइड को शुद्ध करने की जो है अपोहन विधि द्वारा हम शुद्ध कर देते हैं। आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, इसमें आ गया, देखिए नहीं आ गया। क्या, आइडोफॉर्म, क्या आइडोफॉर्म, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। अब इसमें एक कॉमन चीज है, क्या एक कॉमन चीज है, इसमें नहीं आ गया, आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, यानी किस पे नहीं देता, किसमें, बेंजोफिनान में नहीं देता है। क्या, बेंजोफिनान में नहीं देता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक विलायक के रूप में क्लोरोफॉर्म का कहाँ होता है, प्रयोग होता है। औद्योगिक विलायक के रूप में, बहुत लोग कीटनाशक के रूप में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है, औद्योगिक विलायक के रूप में भी होता है। CHCl3, क्या CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है। कौन सा, क्या देता है भैया, क्या फास्जीन देता है, क्या देता है, फास्जीन देता है। जैसे कार्बोनिल क्लोराइड देता है, कार्बोनिल क्लोराइड देता है। सो CHCl3 ऑक्सीकरण पर क्या देता है, फास्जीन देता है। नेक्स्ट है फास्जीन, क्या फास्जीन है भैया, फास्जीन क्या है, क्या फास्जीन क्या है, COCl2 है, क्या है, COCl2। अब चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिएगा, अंतर पूछता है, क्या अंतर पूछता है, किसमें किसमें पूछता है, सारा कवर करने वाला हूं, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना ये अनसॉल्व पेपर, क्या ये अनसॉल्व पेपर, क्या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या उससे भी बेहतरीन तरीका लेकर आया हूं, उससे भी बेहतर है, क्या उससे भी बेहतर है। साटकी दोष, फ्रेंकल दोष क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बन सकते हैं सारे कराऊंगा, बस आप सब बने रहिएगा। साटकी दोष, फ्रेंकल दोष। साटकी दोष क्या है, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है। जो साटकी दोष है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका साटकी दोष है, इसके द्वारा, क्या इसी के द्वारा घनत्व तो कम हो जाता है, लेकिन फ्रेंकल दोष एकदम उल्टा करता है, ये घनत्व पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्या प्रभाव पड़ता ही नहीं है। समझ आ गया ना, इसके द्वारा क्या होता है, घनत्व तो कम हो जाता है, इसके द्वारा कम नहीं होता, इस पर प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्या प्रभाव ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इसका, क्रिस्टल में डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसमें क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक में वृद्धि कर देता है। फ्रेंकल दोष जो है डाई इलेक्ट्रिक में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, जबकि यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता, कोई भी दिक्कत नहीं होती। यह उस समय उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपनी समान चालक स्थितियों में अनुपस्थित होते हैं। यानी कि जो धनायन होता है और ऋणायन, क्या धनायन यहाँ पर है और ऋणायन अपनी सामान्य चालक स्थितियों में अनुपस्थित रहते हैं, यानी उपस्थित नहीं रहते हैं, तब इसका साटकी दोष का उपयोग किया जाता है, या उस समय उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर किसका, फ्रेंकल दोष, जब आयन अपनी चालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशीय स्थान ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। अगर आ गया कि भैया साटकी दोष किससे कहते हैं, लिख लीजिए, यही लिख के आ जाना, क्या यही छाप के चले आना, बहुत अच्छा अंक पाओगे। यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है तथा धनायनों ऋणायनों के आकार लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एकदम उल्टा होता है, क्या एकदम उल्टा होता है। नेक्स्ट है आपका SCC, BCC, और पीने वाला CC नहीं, BCC, FCC और SCC। सो इसको तो भैया क्लियर ही कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत बेहतर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कितना स्टार इस पे लगा दूं ये कम होगा, क्या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बनाते चला जाओ उतना ही कम है। पहले लेसन से साटकी दोष, फ्रेंकल दोष एंड SCC, BCC, FCC की संकुलन दक्षता
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आया कि नहीं, क्या समझ आया कि नहीं? अब बोलोगे भैया इसको भी बता दो, इसका इन तीनों का बता चुका हूं। आप जाइए सर्च कीजिए एससीसी बीसीसी एफसीसी की संकुलन दस्ता बाय अतुल स्टडी सेंटर। अगर नहीं मिलेगा ना तो बता देना, और समझ में तो गारंटी लूंगा, 100% गारंटी है, याद हो जाएगा। तो इसके बाद कॉपी में लिख लो कि इसको अभी पढ़ना है, तो तुरंत जाके उसको देख लेना, क्या तुरंत जाके देख लेना। अभी ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देख लो। चलो नेक्स्ट पेज में आपका नेक्स्ट हेडिंग है नार्मलता मोलरता मोललता। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे बता दूंगा, क्या ऐसे बता दूंगा कि डायरेक्ट दिमाग में ही चला जाएगा, क्या डायरेक्ट दिमाग में, क्योंकि बहुत आसान तरीके से। देखिए 1000 ml है 1 लीटर, तो चाहे तो आप इसको हटा दीजिए ना, आप डायरेक्ट बोलिए कि 1 लीटर विलायक में। अब विलायक विलय क्या होता है बता चुका हूं। विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम तुल्य भारों की संख्या उसकी नार्मलता कहलाती है, क्या उसकी नार्मलता कहलाती है। इसे किससे प्रयोग करते हैं, लिख लो, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अब कैसे पता पाएंगे आप इसे एन से करते हैं। देखिए नार्मलता एन से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, लेकिन कैपिटल है, क्या कैपिटल एन है, क्या कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो नार्मलता क्या होता है, 1 लीटर विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम तुल्य भारों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी नार्मलता कहलाती है, उसकी नार्मलता कहलाती है। फॉर्मूला देख लो, एन इज इक्वल टू मात्रा, क्या मात्रा बाई तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बटे मात्रा बाई तुल्यांकी भार बटे आयतन। और आयतन किस में लेंगे, हमेशा लीटर में लेंगे, किस में लेंगे, लीटर में लेंगे, ये बात नोट कर लो, ठीक है, किस में लेंगे, लीटर में। तो एन बराबर क्या हो गया, मात्रा बाई तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में। मोलरता क्या होता है, मोलरता कहिए 1 लीटर विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की मोलों की संख्या, थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्या ग्राम मोलों की संख्या। अब देखिए मोलरता किससे स्टार्ट हो रहा है आपका, यम से, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, लेकिन कैपिटल एम रहेगा, क्या कैपिटल एम रहेगा। तो यम बराबर क्या हो गया, मात्रा बाई अणुभार बटे क्या, बटे आयतन। आयतन किस में लेंगे भैया, लीटर में लेंगे, किस में लेंगे, लीटर में, किस में लेंगे, लीटर में। नेक्स्ट है नार्मलता और मोलरता में संबंध। कभी एकाक नंबर में पूछ लिया तो लिखना तो पड़ेगा। नार्मलता क्या होता है, एन इज इक्वल टू एन से नार्मलता, मोलरता एम से, यहाँ पर एक छोटका एन लगा दो, क्या छोटका एन। अब छोटका एन क्या है, ये आपका है मोललता होता है, लेकिन इस जगह पर क्या, इस जगह पर मोललता नहीं होता, मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो है एन बराबर क्या है आपका, एन हो गया आपका नार्मलता, ठीक है, और एम क्या हो गया आपका मोलरता, एम क्या हो गया मोलरता, और छोटका एन जो है क्या होता है, ये क्षारीयता होता है, क्या होता है, क्षारीयता होता है, या आप समझ लीजिए अम्लीयता होता है, ठीक है, या संयोजकता, कुछ भी आप कह लीजिए। तो नार्मलता और मोलरता में संबंध अगर आ गया 1 नंबर में तो उम्मीद है आप सब कर ले जाओगे, ठीक है ना, हो जाएगा ना नार्मलता और मोलरता में संबंध, 1 नंबर देकर जाएगा, क्या 1 नंबर, बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको करके जाना। चलो नेक्स्ट पेज में अगला हेडिंग देखते हैं। नॉर्मलता था तो एन से स्टार्ट था, तो एन से प्रदर्शित करते थे। मोलर था यम से स्टार्ट था तो यम से करते थे, लेकिन मोललता भी यम से है, तो मोललता के लिए छोटका यम, क्या स्मॉल एम, क्या स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक भी जान लीजिए, लेकिन क्या होता है 1000 ग्राम, या चाहे तो या छोड़ के क्या इतना लिखिए, 1 किलोग्राम विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, सॉरी मोललता कहलाती है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, तो एम बराबर क्या हो गया, मात्रा बाई अणुभार बटे क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, विलायक का भार, क्या हो जाएगा, विलायक का भार। अब विलायक का भार किस में लेंगे, केजी में लेंगे, किस में, केजी में, किलोग्राम में लेंगे, ये बात याद रख देना, ठीक है ना। अगला है तुरंत देख लीजिए, मोल अंश मोल प्रभाज, दोनों एक ही चीज है, चाहे मोल अंश कहिए चाहे मोल प्रभाज कहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, क्या है विलेय, ये विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे मोल प्रभाज का एक फॉर्मूला होता है कि मोल प्रभाज, क्या मोल प्रभाज इज इक्वल टू एन बटे एन प्लस कैपिटल एन, ये होता है ना,
ठीक है, अब ये मोल प्रभाज का यही फॉर्मूला है, यही लिख के आ जाइएगा। तो मोल प्रभाज क्या होता है, किसी विलयन में विलेय एवं विलायक यानी दोनों को, विलेय या विलायक दोनों में से एक कोई मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। विलेय चाहे या विलायक यानी कि दोनों को कह सकते हैं। सो चाहे विलेय या विलायक के मोल प्रभाज को क्या कहते हैं, मोलंश या मोल प्रभाज कहते हैं। अब इसमें एन क्या है आपका, छोटका एन, स्मॉल एन, तो ये क्या है, विलेय का मोल है, विलेय का मोल, विलेय का मोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल एन क्या होता है, ये विलायक का मोल होता है। किसका होता है, विलायक का मोल होता है। ठीक है, समझ आ गया ना, विलेय का मोल और विलायक का मोल। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हेडिंग अगले पेज में देखिएगा। आपका नेक्स्ट हेडिंग है वायल वांट हाफ का नियम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा जो आज मैं बता रहा हूँ। क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। याद रख लीजिए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, अब परासरण दाब क्या होता है, P प्रोपोर्शनल C, है ना। P आपका क्या है, आपका P है आपका परासरण दाब है, परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब, और C आपका क्या है, सांद्रता है। ठीक है, P क्या हो आपका, सांद्रता है। तो देखिए, P से परासरण दाब, C से सांद्रता, ऐसे ही समझ में आ जा रहा है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ये किसका निशान है, समानुपाती होता है। किसी भी परासरण दाब के सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होते हैं। क्या, परासरण दाब की सांद्रता के समानुपाती होता है, उससे हम क्या कहते हैं, वायल वांट हाफ का नियम। सिर्फ इतना आप अगर याद कर लेते हो ना, पूरा याद हो जाएगा। क्या, पूरा याद हो जाएगा। कैसे, क्या बोला हूं, किसी भी परासरण दाब की सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके, परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। ये क्या होता है, वायल वांट हाफ का नियम होता है। क्लियर। चलिए राउल्ट का नियम भी देख लीजिए। क्या राउल्ट का नियम है, देख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, किसी विलयन, क्या किसी विलयन के, ध्यान दीजिएगा, क्या है, किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। इस नियम को राउल्ट का नियम कहते हैं। इसी नियम को क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या है, किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोलर प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस पी एस बटे के P इक्वल टू N अपान N प्लस कैपिटल N, ये होता है। या ठीक है, यही होता है। क्या होता है राउल्ट का नियम, किसी विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। किसके, विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, समय कम है, पढ़ना ज्यादा है। क्या, समय कम है, पढ़ना ज्यादा है। दम लगा दो, जोश लगा दो पूरा, और अब तक समझ आ रहा है तो लाइक करके बता देना। चलो नेक्स्ट पेज में देखिए, एक चीज इसमें मैं बताना भूल गया, P आपका क्या होता है। जब ये पता ही नहीं रहेगा तब कैसे आप कर पाएंगे। P आपका क्या है, विलायक का वाष्प दाब होता है। क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब होता है। वाष्प दाब, विलायक का क्या होता है, वाष्प दाब होता है। अब PS क्या होता है आपका, PS होता है क्या, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब होता है। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब होता है। क्या आपका बच रहा है, PS हो गया, N बच रहा है, स्मॉल n। ये क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या है। ये क्या है आपका, विलेय के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या। आपका लास्ट बच रहा है कैपिटल N। ये क्या होता है आपका, विलायक के मोलों की संख्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है भैया, क्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या। तो ये क्या है आपका, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहते हैं, किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। अब चलो नेक्स्ट पेज में, आपका अगला है हेनरी का नियम। आ जाता है हेनरी का नियम क्या है, और इसका उपयोग भी लिखने के लिए आ जाता है। तो उपयोग बहुत लोग नहीं पढ़ते, आपको पढ़ना है। क्या, आपको पढ़ना है, स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में धुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होते हैं। गैस के दाब के समानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है, हेनरी का नियम कहलाता है। देखिए, स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा
गैस के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके? गैस के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्या होता है? W प्रोपोर्शनल P। यही तो है ना हेनरी का नियम ना। अब W प्रोपोर्शनल हटेगा क्या? KH आ जाएगा आपका P कांस्टेंट के रूप में। तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा? KH इक्वल टू आपका हो जाएगा W/P हो जाएगा। ठीक है। अब ये आपका क्या है? ये आपका गैस की मात्रा है। और P आपका क्या है? P आपका दाब होता है, दाबने वाला जो होता है ना, P आपका दाब हो गया। और KH क्या है? हेनरी नियतांक है। KH आपका क्या है? हेनरी नियतांक। अगर उपयोग लिखने के लिए आ जाए, क्या उपयोग लिखने के लिए आ जाए, तो इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में। सॉफ्ट ड्रिंक किसके रूप में होता है? सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में होता है। ये क्या है? हेनरी का नियम है। वांट हाफ गुणक क्या होता है? क्या? वांट हाफ गुणक। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? किसी विलयन में प्रच्छित अणुसंख्य गुणधर्म तथा वास्तविक अणुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को, अब किसके किसके अनुपात को मुझे याद नहीं हो रहा। क्या मुझे याद नहीं हो रहा? भैया आप कुछ अच्छे से बता दो। जी हाँ, आई इक्वल टू क्या होता है? आई से प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होता है? लिख लो, प्रेक्षित प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बटे परिकलन अणुसंख्य गुणधर्म। क्या होता है? परिकलन अणुसंख्य गुणधर्म। देखिए इसी को क्या कहते हैं? प्रचित अणुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को क्या कहते हैं? परिकलन अणुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को क्या कहते हैं? वान हाफ गुणक कहते हैं। इतना इजी है, समझ आ रहा है ना? क्या होता है? प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म तथा, देखिए वास्तविक अणुसंख्य गुणधर्म के अनुपात, परिकलन अणुसंख्य गुणधर्म चाहिए कहिए, चाहे वास्तविक अणुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को क्या कहते हैं? वांट हाफ गुणक कहते हैं। क्या? वांट हाफ गुणक कहते हैं। चलो अब नेक्स्ट पेज में फटाक से अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हेडिंग कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता, अनंत क्या होता है? इनफाइनाइट, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? योगफल। किसके? योगफल। अब देखिए किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता यानी कि इनफाइनाइट, तो लेमडा एम इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? वी प्लस लेमडा क्या, एक बार प्लस होता है इसके योग, फिर इसके बाद एक क्या होता है? एक बार माइनस होता है। देखिएगा एक बार मैंने प्लस किया है दोनों को, फिर क्या किया है? माइनस के योग की। यही तो है भैया, योग के क्या होता है? बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तंत्र यानी इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट अनंत तंत्र पर तुल्यांकी चालकता का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों, देखिए धनायनों तथा ऋणायनों के योग के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम। समझ आया कि नहीं? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तंत्र, क्या अनंत यानी कि इनफाइनाइट, क्या अनंत तंत्र को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। तो अनंत तंत्र के अब एक बार प्लस एक बार माइनस के योग, योग मतलब जोड़ के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? देखिएगा इस नियम द्वारा किसी विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। किसकी मात्रा ज्ञात किया जाता है? वियोजन की मात्रा ज्ञात किया जाता है कोलराउस नियम द्वारा। तो कोलराउस का उपयोग कहाँ किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए। और कहाँ होता है कोलराउस का उपयोग? कोलराउस नियम द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के तुल्यांकी चालकता की गणना की जाती है। तुल्यांकी चालकता की क्या की जाती है? गणना किया जाता है। किसके द्वारा? कोलराउस नियम द्वारा। क्या होता है? कोलराउस नियम द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के तुल्यांकी चालकता की क्या की जाती है? गणना की जाती है। क्या की जाती है? गणना की जाती है। अब देखिए अगला हेडिंग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट हेडिंग है आपका मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता की परिभाषा देते हुए इनकी इकाइयाँ लिखो। देखिए मोलर चालकता या आणविक चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की विशिष्ट चालकता या आयतन, आयतन किसी पर करते हैं वी के गुणनफल को उसकी मोलर चालकता लेमडा एम अथवा आणविक चालकता कहते हैं। लेमडा एम को क्या कहते हैं? आणविक चालकता। इसका फॉर्मूला होता है क्या? लेमडा एम इक्वल टू क्या हो जाता है? सिग्मा मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लिकेशन 1000, ठीक है, 1000 बाई एम। ये फॉर्मूला होता है। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट पर पढ़ ही लेना। क्या? पढ़ ही लेना। अगला है विशिष्ट चालकता। क्या विशिष्ट चालकता क्या होता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता। जो प्रतिरोधकता, ध्यान दीजिए, प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है, जो उल्टा होता है, वही क्या होता है? विशिष्ट चालकता होता है।
अब आपका है नेक्स्ट समीकरण। देखिए अगर इसका फॉर्मूला भी आ जाए तो विशिष्ट चालकता क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1/p, यही तो होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट समीकरण क्या है, किसी धातु इलेक्ट्रोड का विभव विलयन की सांद्रता तथा ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है, इसका अध्ययन करके नेट्स नामक रसायनज्ञ ने एक समीकरण प्रस्तुत किया। इसका डायरेक्ट आपको अगर आ गया नेट्स समीकरण, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, क्या हो जाता है, E इक्वल टू E0 प्लस 2.303 बाई NFRT इंटू लॉग बेस 10 MN प्लस। अब देखिए नेक्स्ट समीकरण क्या होता है, किसी धातु इलेक्ट्रोड का क्या इलेक्ट्रोड का विभव विलयन की सांद्रता तथा ताप के किस प्रकार प्रभावित होता है। ये समझ आ गया ना, नेक्स्ट समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। चलिए अब देखते हैं अगले पेज में, आपका अगला हेडिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की आड़ुकता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे ट्रिपल स्टार में लगा रहा हूं। अभिक्रिया की आड़ुकता एवं कोटि में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। जो अभिक्रिया की आड़ुकता शून्य नहीं हो सकती, पहली चीज। ठीक, इसका सेम उल्टा, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, कोई क्लियर नहीं है, तो ज्यादातर शून्य होती है। नेक्स्ट है अभिक्रिया की आड़ुकता उसकी क्रिया विधि द्वारा ज्ञात की जाता है, किसके द्वारा, क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, और इसको प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। अभिक्रिया की कोटि किसके द्वारा, प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है, जबकि आणविकता क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वह सदैव पूर्णांक एवं धनात्मक होती है। क्या क्या होता है, धनात्मक एवं पूर्णांक होता है, जबकि जो कोटि है अभिक्रिया की कोटि वह क्या होता है, भिन्न एवं ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, ये भिन्न हो सकता है, यानी 4/5 3/5 इस प्रकार से हो सकता है, और ऋणात्मक हो सकता है -4/5 ऐसे कुछ हो सकता है, लेकिन धनात्मक नहीं हो सकता कोटि, जबकि आणविकता धनात्मक हो सकता है। अगला है अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है, और अपक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले अपकारक अणुओं की संख्या अपक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, समझ आ गया ना, थोड़ा थोड़ा। अभी देखिए आपका रिवाइज करा रहा हूँ, रिवाइज में क्या होता है भैया, फटाफट, क्या फटाफट। अगला हेडिंग है अपक्रिया का वेग। देखिए अपक्रिया का वेग क्या होता है, किसी अपक्रिया में एकांक समय में हुए अभिकारकों एवं उत्पादों की संख्या में परिवर्तन अपक्रिया का वेग, यानी कि जो अभिकारक एवं उत्पाद, यानी जो अभिकारक जो ले रहा है जो दे रहा है उसमें जो चेंजिंग होता है वो क्या होता है, अपक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अपक्रिया का वेग कहलाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज में। एग्जाम में टिप्पणी करने के लिए आता है, किसके लिए, टिप्पणी करने के लिए आता है। ठीक है, तो 4 ऐसे हेडिंग हैं जिसमें से 2 पूछेगा, तो देख लीजिएगा ध्यान से, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आएगा ही आएगा। ब्राउनीगत क्या होता है, ब्राउनीगत यानी कि ये सुनने में ही क्या है, उल्टा सीधा लग रहा है, यानी कि जो ये उल्टा सीधा जाएगा उसी को क्या कहते हैं, ब्राउनीगत कहते हैं। कुछ पता नहीं रहता ये किधर से कब किधर मुड़ जाए। ठीक है, ब्राउनीगत क्या होता है, जो टेढ़े मेढ़े हमेशा गति करता रहता है उसी को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, क्या है, कोलाइडी विलयनों के कण विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े, यानी कि कुछ इसका पता ना रहता कि यह किस दिशा में कब मुड़ जाए, चेंज हो जाए, वही क्या होता है, ब्राउनीगत है। तो ब्राउनीगत क्या होता है, कोलाइडी विलयनों के कण विभिन्न दिशाओं में, यानी अलग अलग दिशाओं में टेढ़े मेढ़े हमेशा गति करता रहता है, ये रुकता और थकता नहीं है। क्या, रुकता और थकता नहीं है। तो ब्राउनी गति क्या है, यह टेढ़े मेढ़े हमेशा गति करता रहता है, यही क्या है, ब्राउनी गति होता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब किसी अविस्तारित तीव्र प्रकाश पुंज, जैसे कोई भी प्रकाश पुंज, यहाँ पर मैं बनाऊंगा डायग्राम थोड़ा सा, जैसे कोई है यहाँ पर लेंस है, अब यहाँ से प्रकाश कुछ जाएगा, ऐसे ऐसे जाता है ना प्रकाश, यहाँ पर कुछ पतीली टाइप है आपका, ठीक है, अब यहाँ से कुछ प्रकार ऐसे तो जाएगा ना, कुछ धुंधला कहीं दिखाई देगा, कहीं ज्यादा दिखाई देगा, कहीं कम दिखाई देगा, ये अंधेरे में है ना। तो यही है कि जब किसी अभिसारी तीव्र प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो विलयन में प्रकाश का मार्ग प्रकाशित नहीं होता, यानी कि जब भी दिखाया जाएगा तो प्रकाशित नहीं होगा, यानी अंदर तक दिखाई नहीं देगा। अगर लाइट अभी जैसे दिन ना रहे और आपको बल्ब जलाकर कहो कि पूरा सब जगह एकदम उजाला रहना चाहिए, रहेगा क्या, नहीं रहेगा भाई, सिंपल सी बात। अगर दिन रहेगा तो सब जगह दिखाई देगा, क्या, सब जगह दिखाई देगा बाहर, और वैसे बाहर अगर बल्ब लगा दो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अंधेरा रह ही जाएगा, अगर अच्छा बल्ब नहीं है तो वही चीज है कि जब किसी अभिसारी तीव्र प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो विलयन में प्रकाश का मार्ग प्रकाशित नहीं होता है, यही होता है टिंडल प्रभाव। पढ़ लो, इसका अंदर क्या होता है, कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने पर कोलाइडी कणों का अवक्षेपण हो जाता है। कोलाइडी कणों के अवक्षेपण के इस क्रिया को क्या कहते हैं, मतलब अवक्षेपण, यानी क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। तो कोलाइडी विलयन के किसी विद्युत, कोई भी विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने पर
क्या क्या मिलाने पर, विलयन मिलाने पर कोलाइड ओकर का क्या होता है। जैसे ही अभी दूध है, क्या दूध है, उसमें क्या मिला दो, कुछ खट्टी चीज मिला दो, क्या हो जाएगा, वो फट जाता है, क्या फट जाता है। जैसे दही को जमाना होता है, क्या होता है, दही को जमाना, तो कुछ खट्टे चीजें डालना पड़ता है तो दही जम जाता है। वही स्कंदन भी अगर इसको मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। क्या यही स्कंदन है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में आपका अगला हेडिंग है इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके चार प्रमुख लक्षण। धातुओं को उनके मालक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं, जो धातु होती हैं उनको बढ़ते क्रम में रख दो, क्या उनको बढ़ते क्रम में रख दो, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी। जैसे लक्षण, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे की ओर घटता है। सिंपल सी बात है भाई यार, सबको पता है, क्या ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, घटता है। अब जैसे आप छत पे हो, छत से नीचे उतर रहे हो, क्या छत से नीचे उतर रहे हो या ऊपर चढ़ रहे हो, तो क्या होगा, वो घटेगा, कि ना कि आपका बढ़ेगा। जैसे 10 सीढ़ी है, 2 सीढ़ी आप कम हो गए, क्या हो जाएगा, 8 सीढ़ी, यानी कि घट गया। वही चीज होता है क्या, इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर घटती है। ऊपर से, ध्यान दीजिए, ऊपर से क्या होते हैं, नीचे की तरफ क्या होती है, घटती है, तो नीचे की तरफ, और नीचे से ऊपर की तरफ क्या होती है, बढ़ती है। भाई सिंपल सी बात है, जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, घटेगा। देखिए अगला है, श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु तन अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना लेता है। कौन सा गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस। अधिक ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु अधिक प्रबल होता है। जो अधिक रहेगा, क्या अधिक ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु जो रहेगा वह अधिक प्रबल अपचायक होता है। क्या अधिक प्रबल अपचायक होता है। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। आपका नेक्स्ट है द्रव स्नेही कोलाइड। ये क्या होता है, और द्रव विरोधी कोलाइड, यानी कि एकदम नाम से ही पता है कि ये वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। कौन सा विलयन बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। वो क्या होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। ध्यान से सुनिए, द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं कि ये वे पदार्थ हैं जो द्रव के संपर्क में आते ही क्या होते हैं, कोलाइड विलयन बना लेते हैं। वही क्या होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे जैसे आपका है गोंद, स्टार्च, ये हो गया जिलेटिन, रबड़, ये सब क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड है। अब द्रव विरोधी क्या होते हैं कि ये वे पदार्थ है जो द्रव के संपर्क में आते ही शीघ्र कोलाइड विलयन नहीं बना लेते। जो थोड़ा दुष्ट टाइप रहता है, जो दूसरे टाइप रहता है, वो क्या होता है, थोड़ा भाई करता है काम ना, समझ रहे हो ना बात। तो वह जैसे AU, ये हो गया आपका AG है, PT है, ये सब क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड। अगला है इसके अंदर की हार्डी सुल्जेनियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन क्षमता उनकी संयोजकता आवेश पर निर्भर करती है। अधिक संयोजकता वाले आयनों की स्कंदन क्षमता भी अधिक होता है, और धनायनों की स्कंदन क्षमता निम्न प्रकार घटते क्रम में। जैसे SN+4, ये क्या है, बड़ा है किससे, Al किससे, +3 से। ऐसे तो होता है भाई, ये ना BA है आपका, ये +2 हो गया, ये आपका Na है +1 हो गया। यही चीज क्या है, यही तो है स्कंदन की हार्डी सुल्जेनियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इस नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन क्षमता उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करता है, संयोजकता पर। किस पे निर्भर करता है, संयोजकता। ये जो नियम है हार्डी सुल्जेनियम नियम, ये किस पे निर्भर करता है, संयोजकता पर निर्भर करता है। और अधिक जो संयोजकता वाले तत्व रहेंगे वह क्या, उसकी क्षमता भी अधिक रहेगा। भाई जो मोटा रहेगा तो उसको मार करने में अगर कोई गया उसके सामने तो क्या होगा, उससे कुछ ना कुछ तो डरेगा भाई, जो पतला रहेगा। तो वही चीज है, अगर ये मोटा है तो भाई क्षमता भी इसके पास ज्यादा होगा, बलवान भी हो सकता है ज्यादा हो, क्या बलवान भी हो सकता है ज्यादा हो। वही क्या है, हार्डी सुल्जे नियम है। रच्छीय कोलाइड क्या होता है, रच्छीय कोलाइड, देखिए द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं। इनमें थोड़ी सी मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने पर अस्थायी हो जाते हैं। यानी कि जो बहुत कूदते रहते हैं, अगर उनको एक झापड़ पड़ जाए तो क्या हो जाते हैं, वो अस्थायी हो जाते हैं, वो आराम से क्या करने लगते हैं, काम करने लग जाते हैं। क्या आराम से काम करने लग जाते हैं। लेकिन और जब तक मार ना पड़े काग झापड़, क्या जब तक मार ना पड़े काग झापड़, तब तक वो क्या करते रहते हैं, कूदते रहते हैं। तो रच्छीय कोलाइड भी उसी प्रकार से है, या कूदता रहता है या कम करता रहता है। कब तक, जब तक इसको क्या
थोड़ा सा कोलाइड विलयन नहीं मिल जाता तब तक ये अस्थाई नहीं होता। यही होता है क्या, रच्छी कोलाइड होता है। अब अगला है स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसको अपने आप से आपको पढ़ना, क्या इसको अपने आप से आपको ही पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट पेज में फिर आपका अगला है स्व उत्प्रेरण। जब क्रियाफल में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण। किसका कार्य करने लगता है, उत्प्रेरक का। जैसे CH3COO C2H5 प्लस किससे क्रिया करा दो, H2O से, ठीक है, तो क्या बना हमारा C2H5OH बना, ठीक है, प्लस क्या बना CH3COOH। ये क्या है आपका, ये स्व उत्प्रेरण है। प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के वेग को बढ़ाती है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरण। बहुत आसान है, एक क्रिया दूसरे क्रिया को क्या होता है, बढ़ाता है, वही क्या होता है, प्रेरित उत्प्रेरण। मैं बार बार कह रहा हूं, जितना रिएक्शन का था एक वीडियो आधे घंटे में सॉल्यूशन के साथ बताया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देख लेना। क्लियर। हाइबर विधि से देखिए, अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ है हाइबर विधि से जो 5 नंबर पूछने का चांस है। हाइबर विधि से NH3 के औद्योगिक निर्माण का वर्णन कीजिए। इस विधि से अमोनिया की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है, और Cl2 CuSO4 CuO के साथ इसकी क्रिया भी लिखना है आपको। क्लियर। अगला है ओस्टवाल विधि से HNO3 का निर्माण कैसे होता है, संबंधित रासायनिक क्रियाओं का समीकरण भी लिखना है, ठीक है, इसको कर ले जाओगे, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा भैया, क्या टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको ही। प्रयोगशाला में ओजोन बनाने की विधि। संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, संक्रमण तत्वों के लक्षण भी आपको ही लिखना होगा। संक्रमण तत्व क्या होता है और इसका लक्षण भी आपको ही लिखना है। चलो नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा आंसर लिख दिया हूँ, फॉर्मूला अपने आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध एक समीकरण द्वारा दिखाया गया है, जिसे क्या कहते हैं, नेट समीकरण कहते हैं, ये बता दिया हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन है बचा और बस, और कुछ नहीं। क्या है, प्रयोगशाला में शुद्ध डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का अभिक्रिया का समीकरण देते हुए वर्णन करना है पूरा अच्छे से। 5 नंबर आपको मिलेगा, क्या 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। लुकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार होता है, फार्मेल्डिहाइड HCHO जो होता है बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है, एथिलेमीन, DNA RNA में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन क्या है, इसके लक्षण भी बताना है, और प्रोटीन क्या है, इसके महत्वपूर्ण उपयोग भी बताना है। लक्षण तो बताना ही बताना है और इसका उपयोग भी आपको ही बताना है। सो आई होप आप सबको समझ में जरूर आया होगा। अभी सिर्फ एक पेज, क्या सेकेंड पेपर में जो बच रहा है बहुविकल्पी और न्यूमेरिकल, ठीक है, और ये जो प्रयोगशाला विधि होता है इसको बच रहा है, बस सिर्फ इतना बच रहा है, इसको भी मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है, लाइक करके बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।